छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज के प्रकरण में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण भाग 5 में दिष्ट धारा जनित्र या डायनमो के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिष्ट धारा डायनमो, इसका सिद्धांत क्या है? सबसे पहले आप इसके सिद्धांत के बारे में जान लें। इसका सिद्धांत भी लगभग उसी प्रकार से है जैसे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का जो सिद्धांत था, थोड़ा सा उसमें अंतर है। इसमें जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित वाहक विद्युत बल उत्पन्न हो जाने से इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। अब यहाँ से प्रेरित धारा बहने लगती है। अब यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के सिद्धांत से और दिष्ट धारा डायनमो के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में क्या था कि जब धारा बहने लगती है तो यह धारा कुंडली के एक चक्कर घूमने में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती थी। लेकिन दिष्ट धारा डायनमो में कि यदि इस प्रकार से कोई हम व्यवस्था कर दें कि प्रत्येक चक्कर में, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा भी निरंतर बदलती रहे, तो इससे एक ही दिशा में धारा निरंतर प्राप्त होगी, जिसे दिष्ट धारा कहा जाता है। यह इसका सिद्धांत है। मैं इसका सिद्धांत लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। आप ध्यान देंगे, मैंने इसका सिद्धांत यहां लिख दिया है कि जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो कुंडली के परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा कुंडली के एक चक्कर में 2 बार बदलती है। यदि प्रत्येक बार कुंडली में धारा की दिशा बदलने के साथ ही कुंडली के बाह्य परिपथ से जुड़ने वाले सिरे आपस में बदल जाएं, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में प्राप्त होगी, जो दिष्ट धारा होगी। तो आप इसको विधिवत नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। आप इसको नोट करें। मैं मिटा रहा हूं इसको। अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी संरचना और प्रत्यावर्ती धारा डायनमो संरचना में केवल एक अंतर होता है। संरचना में इसमें भी शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है। नंबर 2, इसमें भी आर्मेचर होता है, जिसे कुंडली कहते हैं। नंबर 3, सर्पी वलय के स्थान पर अल्टरनेटिंग धारा करंट में जहां सर्पी वलय हुआ करता था, उसकी जगह पर यहां होता है विभक्त वलय। और चौथा होता है कार्बन बुश। ये लगभग सभी में होता है। अब इसकी बनावट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
कैसे इसकी संरचना होती है। ये क्षेत्र चुंबक है, इसके बीच में ये आर्मेचर या कुंडली होता है और यहाँ पर लगा होता है विभक्त वलय और विभक्त वलय पर होता है कार्बन बुश। ये क्या है? आर्मेचर है। ये N S क्या है? इनको कहा जाता है क्षेत्र चुंबक। ये कहलाते हैं विभक्त वलय और इसको कहते हैं कार्बन बुश। अब इसमें जो ये विभक्त वलय होता है सर्पी वलय से थोड़ा भिन्न होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। क्षेत्र चुंबक जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका यही काम होता है कि ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। यहाँ से N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये आर्मेचर है। यहाँ से दो फेस बना लिया जाता है। ये आर्मेचर है। आर्मेचर को इस क्षेत्र चुंबक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक क्षेत्र में इसको घुमाया जाता है। इसके घुमाने से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिससे इसमें एक धारा बहने लगती है, जिसके कारण इसमें एक धारा बहने लगती है। अब यहाँ देखिए ये जो विभक्त वलय है ये कुंडली के साथ ही घूमती है, अर्थात आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जो धारा यहाँ पर जा रहा है और यहाँ इस हिस्से में नीचे की तरफ धारा बह रही है, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ ये धारा यहाँ से जब इस सिरे पर आएगा तो यहाँ से धारा फिर इस सिरे में हो जाएगा। अर्थात एक चक्कर में जो विद्युत धारा की दिशा 2 बार बदल रही थी इसमें नहीं बदलता है। इसमें धारा एक ही दिशा में लगातार प्राप्त होता है और वह धारा इस कार्बन बुश की सहायता से बाह्य परिपथ को सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इसकी संरचना है और यही इसकी कार्यविधि भी है। कार्यविधि आपको बता दिया गया। कार्यविधि, कार्यविधि क्या है? वही चीज जो अभी आपको बताए हम पुनः आपको दोहरा दे रहे हैं। जब इस शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जब इस कुंडली को, जो आर्मेचर है वह कुंडली है या लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है, जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें इसके फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। घुमाने से परिवर्तन होता है और जब परिवर्तन हो जाता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाने से इस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रेरित धारा या प्रेरित धारा की दिशा विभक्त वलय से कंट्रोल होती है और विभक्त वलय हमेशा धारा की दिशा को केवल एक ही दिशा में बनाए रखता है। उस धारा को हम लोग कार्बन बुश की सहायता से किसी बाह्य परिपथ में उपयोग कर लेते हैं। ये हमारा डायनमो है जिसको दिष्ट धारा जनित्र या दिष्ट धारा डायनमो कहा जाता है। इस प्रकार से ये दिष्ट धारा डायनमो आप लोगों को जो है कंप्लीट बता दिया गया और इसी के साथ ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पाठ भी आज समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। कुछ आंकिक प्रश्न आपको बता दें। जैसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है एक कुंडली में
10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। 10 वेबर, φ1 का मान दिया है 10, गुजर रही हैं, जो 0.2 से घटकर 4 वेबर 0.2 सेकेंड में घटकर, अर्थात t का मान दिया है 0.2 सेकंड, ये दिया है वेबर चुंबकीय फ्लक्स, घटकर 4 वेबर, यानी अंतिम जो चुंबकीय फ्लक्स पार हो रहा है वह 4 वेबर हो जा रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, E का मान निकालना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? φ2 माइनस φ1, तो 4 माइनस 10, टी का मान 0.2। अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए, यहाँ ऋण 6, ये 6 हो जाएगा, 6/0.2 अर्थात 60/2 अर्थात 30 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। इस तरह से ये पहला सवाल था आपका, आप इसको लगा लें, नोट कर लें, देख लें विधिवत। एक सवाल और आपको हम बता दें, दूसरा सवाल कह रहा है कि 200 फेरों वाली यानी n का मान दिया है 200 फेरा एवं 2 वर्ग मीटर क्षेत्र की कुंडली, A का मान दिया है 2 वर्ग मीटर। कुंडली को इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान 2 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करिए। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है तो यहाँ देखेंगे थीटा जो है क्षेत्र के लंबवत है, तो यहाँ जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है थीटा, तो जो बल कार्य करता है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा और थीटा का मान 0 हो जाने से कास 0 का मान 1, तो जो सूत्र होता है फाई बराबर NB कास थीटा, तो 200 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 2 कास 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 वेबर। एक सवाल और देख लीजिए, 50 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, यानी n का मान पुनः दिया है 50, 20 वेबर की वृद्धि 2 सेकंड में होती है। t का मान 2, अब वृद्धि कितनी होती है? डेल्टा फाई का मान दिया है 20, माइनस 0 से मान लीजिए अगर 20 तक जा रहा है, यह हो जाएगा -20 होती है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, E का मान आपको निकाल देना है। सूत्र क्या होता है? लिखेंगे, हम जानते हैं कि E बराबर -m डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, सारा मान यहाँ दिया हुआ है, रख दीजिए, -50 -20/2, हल कर दीजिए, ऋण से ऋण खत्म, धन हो गया, 5 दूनी 10, 1000/2 अर्थात 500 वोल्ट। क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। आप इसको नोट करेंगे। एक सवाल आपको और बता दें, इस सवाल के बाद नोट कर लीजिए,
एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में T का मान दिया है 0.2 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है, जिससे कुंडली में 9 वोल्ट, E का मान दिया है 9 वोल्ट, कुंडली में 9 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात हमको डेल्टा फाई अर्थात फाई 1 निकाल देना है। फाई 2 तो दे ही दिया है 0, घट करके शून्य हो जाता है। तो चूंकि कितना, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n का मान दिया है 600, यहाँ हम लोगों को निकालना है। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि E बराबर -n φ2 - φ1 बटे डेल्टा T। E का मान कितना दिया है 9, माइनस n का मान दिया है 600, φ2 का मान 0, φ1 का मान निकाल देना है। डेल्टा T का मान दिया है 0.2। तो हम लोग इसको हल कर दें। 9 दूनी 18, 1.8, इसका गुणा करेंगे 600 φ1 का मान कितना हो गया 1.8 बटे 600। अब कितना हो जाएगा, ये 0.003 फाई है वेबर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 10 का पूरा भौतिक विज्ञान अर्थात प्रकाश और पूरा विद्युत विधिवत पढ़ लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अगले एपिसोड में विज्ञान में और जो भी चीज़ें बची हैं उनको बनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।